Good morning, students. Already we have discussed about the emission spectrum, continuous spectrum, and line spectrum. Now we discuss the absorption spectrum. एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि किसी के अंदर उस चीज़ को एब्जॉर्ब करी जाती है. तो व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू द वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस एंड देन द ट्रांसमिटेड लाइट इज देन allowed to strike a prism. Dark lines appears in the continuous spectrum. This dark line indicate that the radiation corresponding to them were absorbed by the substance from the white light. This spectrum is called the absorption spectrum. एक्चुअली में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एमिशन में तो बाहर निकल रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट प्रिज्म के ऊपर हम वाइट लाइट का रेडिएशन डाल देते हैं, जिससे कि प्रिज्म के बाहर जो डिस्पर्शन होता है वो हमको स्प्लिटिंग ऑफ लाइन के रूप में दिखाई दे जाता है. लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वाइट लाइट को किसी भी सब्सटेंस की वेपर के अंदर एब्जॉर्ब कराएंगे एंड देन ट्रांसमिटेड टू द प्रिज्म. फिर उसको प्रिज्म के अंदर भेजेंगे जहाँ से वो लाइट स्प्लिट अप होएगी हमारी डार्क लाइन के रूप में, और वो डार्क लाइन हमको कंटिन्यूस फॉर्म में मिलती है. एंड दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. Dark lines appear exactly at the same position where the lines in the emission spectra appears. डार्क लाइन हमको वहीं वैसे ही उसी पोजीशन में दिखाई देती हैं जैसे कि एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है. तो इस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम इज प्रेजेंट. अब जो लाइन स्पेक्ट्रम है जिसके बारे में हमारे अलग अलग साइंटिस्टों ने बताया है, तो उसमें सबसे पहले जो लाइन स्पेक्ट्रम दिया गया था वो था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. The atomic spectrum of hydrogen has proved quite helpful in the development of the atomic structure. When electric discharge is passed through the hydrogen gas enclosed in discharge tube under low pressure and the emitted light is analyzed by a spectroscope. The spectrum consists of a large number of sharp lines. कि हम जो है हमने क्या करा है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल करा है और फिल करने के बाद उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं अंडर द लो प्रेशर, और उसमें से जो लाइट एमिट हो रही है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं. तो द लाइट इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्मॉल लाइन्स, दैट इज द स्पेक्ट्रम, एंड ईच लाइन करस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. क्योंकि जो एक एक लाइनें हैं उसमें उन सभी की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है. तो दैट इज़ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. दीज लाइन्स आर ग्रुप्ड इनटू द डिफरेंट सीरीज, जिसको कि हमारे साइंटिस्टों ने अलग अलग सीरीज़ में डिवाइड किया है. द कंप्लीट स्पेक्ट्रम इज़ नोन एज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइन हमको दिखाई दी थी, दीज आर द 5 सीरीज ऑफ लाइन. फर्स्ट इज़ द लाइमन सीरीज़ जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है. सेकंड इज़ द बामर सीरीज़ विजिबल रीजन में है. पार्शियन, ब्रैकेट एंड फुंड, ये 3 सीरीज़ हैं जो कि हमको इंफ्रारेड रीजन में दिखाई देती. हाइड्रोजन का जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम है डायग्राम में दिखाई दिया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, Rydberg noted that all series of lines in the hydrogen spectrum could be described by the following expression. एक फॉर्मूले के द्वारा इन्होंने रिडबर्ग ने इस स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब करा है. न्यू बार इज इक्वल टू 109,677 लार्ज ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स. यहाँ पर n1 इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, एंड n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 1, n1 प्लस 2, n1 प्लस 3 एंड सो ऑन. एंड द वैल्यू ऑफ 109,677 इज कॉल्ड द रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन. ये डायग्राम हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का है जिसमें कि 5 सीरीज़ हमको रिप्रेजेंट हो रही हैं. लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पार्शियन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड फुंड सीरीज़. लाइमन सीरीज़ इज प्रेजेंट इन द अल्ट्रावायलेट रीजन. बामर सीरीज़ इज इन द visible region,
Paschen bracket and Wundt series is present in the infrared region. Rydberg in 1890 and has given a simple theoretical equation for the calculation of the wavelength and wave number of the spectrum line in different series of hydrogen spectrum. This is known as the Rydberg formula या Rydberg equation. 1 upon lambda is equal to nu bar is equal to RH bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. This relation is valid for the hydrogen spectrum atom only. For other series, because the hydrogen atomic number is 1, so it is applicable for the hydrogen atom only. But अगर हम किसी दूसरे एटम के लिए एप्लीकेबल करें तो द फॉर्मूला इज 1 upon lambda is equal to nu bar is equal to r z square bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, where z is the atomic number of the different species and RH या R is known as the Rydberg constant, जो कि हमारा n1 and n2 are the integers. For any particular series n1 और n2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इन लाइमन सीरीज द n1 इज इक्वल टू 1 and n2 is equal to 2, 3, 4, 5 and so on. In Balmer series n1 is equal to 2 and n2 is equal to 3, 4, 5, 6. Paschen series n1 is equal to 3 and n2 is equal to 4, 5, 6, 7. For bracket series n1 is equal to 4 and n2 is equal to 5, 6, 7, 8 and Wundt series n1 is equal to 5 and n2 is equal to 6, 7, 8, 9. Thus, by substituting the value of n1 and n2 in the above equation, wavelength and wave number of different spectrum line can be calculated. Nu bar is the wave number. तो इस तरह से हमको ये डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रम मिले थे और इन्हीं स्पेक्ट्रम की हेल्प से हम बोर्स मॉडल को डिस्क्राइब करेंगे. इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोर इन 1930 प्रपोज्ड ए न्यू मॉडल of atom on the basis of quantum theory of radiation. The main point of this model, जो कि हम ऑलरेडी 9th क्लास में हमने वो उन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं, उसी को हम थोड़ा सा और एलोबरेट कर रहे हैं. In an atom, the electron revolves around the nucleus in certain definite circular path that is known as the orbit या energy level या energy shell. Each orbit is associated with definite energy and therefore it is also known as energy level or energy cells. These are numbered as 1, 2, 3, 4 or K, L, M, N, etc. Only those energy orbits are permitted for the electron in which angular momentum of the electron is a whole number multiple of h upon 2 pi. It means angular momentum of electron mvr is equal to nh upon 2 pi. यहाँ n is equal to 1, 2, 3, 4. m is the mass of electron, v is the velocity of the revolving electron, r is the radius of the orbit, h is the Planck constant and n is an integer. As long as the electron is present in a particular orbit, it neither absorbs nor loses energy and its energy therefore remain constant. So it is also known as stationary orbit. When energy from some external source is supplied to an electron, it absorbs energy only in fixed amount as quanta and jump to the higher energy level or higher energy state. That state is known as the excited state. The excited state is unstable. The electron may jump back to the lower energy state and in doing so it emit the same amount of energy जो कि उसने absorb करी थी, emit the same amount of energy and back to its your ground state. It means delta E is equal to E2 minus E1, E is equal to h nu according to the Planck theory. तो nu is equal to
E2 minus E1 divided by H. That is the Planck, according to Planck quantum theory. That is, ये था हमारा बोर्स का एटॉमिक मॉडल. इस एटॉमिक मॉडल के द्वारा क्या क्या अचीवमेंट्स हमारी बोर्स को दिए गए. फर्स्ट है कि बोर्स थ्योरी हैज एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. क्योंकि इससे पहले हमारा रदरफोर्ड मॉडल था, उससे हमको एटम की स्टेबिलिटी का पता नहीं चल रहा था. क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, मैक्सवेल क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी लूज़ होने की वजह से उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, जिससे कि एटम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट नहीं हो रही थी कि एटम स्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल. बट अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी it has been explained because the energy is not an electron, energy is of the orbit. So atom की एनर्जी जो है वो ऑर्बिट की है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज नहीं होती है, इसलिए एटम हमारा स्टेबल होता है. बोर्स थ्योरी हैज एक्सप्लेन इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम and one electron species. The mathematical expression for the energy in the nth orbit is En equal to minus 2 pi square m e power 4 z square divided by n square r square. m e mass of the electron, e is the charge of electron, r is the Rydberg constant, z is the atomic number. By substituting the value of m e r z, the value comes out to be minus 2.178 into 10 to the power minus 18 z square upon n square. Put the value of z or n. We find out that if z is equal to 1 for hydrogen atom, then En is equal to minus 2.178 into 10 to the power minus 18 divided by n square kilojoule per atom. Similarly, Bohr was able to derive the expression for the radius of an orbit in hydrogen atom. Means एनर्जी तो उसने फाइंड आउट कर ली कि हाइड्रोजन का हमारा इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है उसकी एनर्जी कितनी है. इसी तरह से जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका रेडियस कितना है, इसको भी बोर्स के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं. r n is equal to n square h square divided by 4 pi square k m e square. That is equal to, put the value of these constant, then the n square into 0.529 into 10 to the power minus 10 meter, and it is known as the Bohr's radius. इसी के अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से उस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है. वी एन इक्वल टू 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच. तो बोर्स थ्योरी हैज एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो इस तरह से बोर्स की थ्योरी के द्वारा हमको बोर्स की थ्योरी के द्वारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी एनर्जी, उस ऑर्बिट का रेडियस, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से घूम रहा है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम स्पेशली इसको एक्सप्लेन बोर्स थ्योरी के द्वारा कर सकते हैं. बट फिर भी कुछ लिमिटेशंस बाकी रह गई. तो लिमिटेशंस ऑफ द बोर्स मॉडल. द थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन. क्योंकि इस थ्योरी के द्वारा केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही एक्सप्लेन करा जा सकता है. अगर किसी एटम के पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा, किस तरह का मिलेगा, इस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते. बोर्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट. जीमैन इफेक्ट द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड. कि हमको जो लाइन स्पेक्ट्रम में बताया था कि हमको डार्क लाइन और ब्राइट लाइट के बैंड हमको मिलते हैं, वही लाइन जो हमको बैंड के फॉर्म में मिल रही थी, अगर हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो एक बैंड है, दे स्प्लिट इनटू द डिफरेंट लाइन. एंड स्टार्क इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. इन दोनों ही इफेक्ट को
कि वो जो एक लाइन हमको दिखाई दे रही थी लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग कैसे हो गई उनकी, इसको बोर्स के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बोर्स मॉडल्स इग्नोर ड्वेल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोर्स मॉडल के द्वारा ये भी इग्नोर करा गया कि इलेक्ट्रॉन का ड्वेल करेक्टर होता है, कि वो वेव नेचर और पार्टिकल दोनों की तरह से ही बिहेव करता है। इट वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद नेक्स्ट हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि यदि हम इलेक्ट्रॉन जो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, उसका एंगुलर मोमेंटम या उसकी पोजीशन, अगर हम दोनों को एक साइड फाइंड आउट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको कि हम बोर्स थ्योरी के द्वारा भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बोर्स मॉडल could not explain explainability of atom to form molecules and the geometry and shapes of the molecule. बोर्स मॉडल के द्वारा भी हम ये नहीं बता सकते कि उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, उसका शेप कैसा होगा, ये हम उसके द्वारा बोर्स मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट जो मॉडल दिया गया उसके लिए हम हेल्प लेते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ एटम, क्योंकि बोर्स के द्वारा हमको ये नहीं पता था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो डुअल नेचर का होता है। तो इसको पता करने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डुअल बिहेवियर ऑफ एटम। डी ब्रॉगली इन 1924 proposed that the matter like radiation should also exhibit dual behavior, that is both particle like and wave like property. This means that like photon, electrons also have the momentum as well as the wavelength. It means it has a dual character. From this analogy, de Broglie gave the following relation between wavelength and momentum of a material particle. Lambda is equal to h upon mv या h upon p. m is the mass of the particle, v is the velocity of the particle, p is the momentum of the particle, and this relation has been verified by an experiment. तो शो द, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे, तो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। तो इसके द्वारा हम बताएंगे कैसे इन दोनों के बीच में पार्टिकल करेक्टर भी प्रेजेंट है और वेव करेक्टर भी प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी, Planck energy, the E is equal to h nu, that is the equation number 1. According to Einstein, E is equal to mc square, when m is the mass of the photon. From equation 1 and 2 we get the mc square is equal to h nu या mc square is equal to hc upon lambda, because nu is equal to होता है c upon lambda, तो mc square is equal to hc upon lambda। इसी को हम रीअरेंज करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन m इंटू सी, बिकॉज एक c से एक c वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, रिप्लेसिंग द c विद वेलोसिटी ऑफ फोटोन बाई v, क्योंकि c द वेलोसिटी लाइट, हम यहाँ पर फोटोन की वेलोसिटी ले रहे हैं तो इट इज़ रिप्लेस बाई द v, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी, m इंटू वी इक्वल टू मोमेंटम, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल।